बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन बुक 8 क्लास 8 हम आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल अर्थमेटिक की तमाम एग्जांपल्स को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाता है करेंसी कन्वर्जन, यानी हमारे पास अगर एक मुल्क की जो करेंसी से मुराद हर मुल्क की अपनी अपनी रुपए को पहचान दी जाती है। जैसे हम अपने जो करेंसी उसको क्या कहते हैं, रुपीज़ में कहते हैं, अमेरिकन वाले क्या कहते हैं, डॉलर्स में कहते हैं। इस तरीके से हर मुल्क को अपने पैसे को अपने नाम से पहचान है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 भी हमारे पास इसी तरीके से करेंसी जो है उसकी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग कहते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास जो यूएस का एक डॉलर की पाकिस्तान में अगर हम यूएस का $1 जो है पाकिस्तान पैसा में अगर हम देखें तो वो हमारे पास 104.63 का है। और ब्रिटिश वालों का जो 1 पाउंड है उनका 1 पाउंड हमारे पाकिस्तानी पैसे में अगर हम देखें तो उनका 1 पाउंड हमारे 135.53 में है, ठीक है, रुपीज़ में। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि रुपीज़ 10,000 को हमने कन्वर्ट कर देना है यूएस डॉलर में, कि हमारे 10,000 रुपीज़ को अगर हम देखें तो यूएस डॉलर्स में कितने डॉलर्स इन 10,000 के बन सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अमाउंट इन रुपीज़ में हमारे पास जो अमाउंट गिवन है वो क्या है, 10,000 है। एक्सचेंज रेट फॉर $1, तो $1 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि $1 हमारे पास कितने रुपीज़ का है, 104.64, वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट है अमाउंट इन यूएस डॉलर। अब हम यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में। जो रुपीज़ हैं उनको डॉलर के साथ यहाँ पर डिवाइड किया गया, और जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ चुका है कि हमारा जो 10,000 है वो यूएस डॉलर में 95.757 है, ठीक है, 95.57 डॉलर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास अमाउंट इन रुपीज़, क्योंकि नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि यही 10,000 को अब हमने ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो एक्सचेंज रेट ऑफ 1 पाउंड, 1 पाउंड कितने का होता है, 1 पाउंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था रुपीज़ 135.53 का है। हमने पाकिस्तानी रुपीज़ को 1 पाउंड के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ चुका है 73.78 पाउंड, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट से मुराद क्या होगा कि हमें कितना फ़ायदा हासिल हुआ जब हमने कोई चीज़ बेची है। लॉस से मुराद कि कितना नुकसान हमने वसूल किया एक चीज़ को बेचने पर। डिस्काउंट से मुराद क्या होगा कि एक चीज़ है जो कि 100 रुपये में और हम उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन उस पर डिस्काउंट से मुराद कि उसकी कीमत थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्काउंट कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज के प्रॉफिट की परसेंटेज हम किस तरीके से फाइंड कर, जैसे कि यहाँ पर लॉस, प्रॉफिट एंड डिस्काउंट की जो बात की जा रही है क्लास 7 में हम ये तमाम टॉपिक्स बड़े अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आ चुका है हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट, यानी हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की परसेंटेज हम किस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट को हमने किसके साथ, कॉस्ट प्राइस से मुराद ये वो कीमत होती है जिस कीमत में हमने खुद एक चीज़ खरीदी होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। चले अब प्रॉफिट परसेंटेज के रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास है कि फ़हद ने एक टेबल लिया है 2,000 रुपये में, वही टेबल उसने बेच दिया है 2200 में, ठीक है, यानी एक चीज़ उसने 2,000 में ख़रीदी और 2,200 रुपये में उसने बेच दिया। तो हमने बताना है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और फिर उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी बतानी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस राइट कर देनी है कि ये उसने खुद इतने पैसे में ख़रीदा है। सेलिंग प्राइस यानी इतने पैसे में उसने बेच दिया है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा।
हमेशा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2200 में से जब 2000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ₹200, ये 200 क्या है, वो मुनाफा है, वो फ़ायदा उसे हासिल हुआ है अपनी चीज़ टेबल को सेल करने में। सेम अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले की मदद से यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लिया। सो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमें मालूम है कि प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100% के साथ। प्रॉफिट था 200, कॉस्ट प्राइस जो उसने खुद ख़रीदा था 2000 में, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ चुका है 10%। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 2 ज़ीरोज़ हैं, ये चला जाएगा हमारे पास 1 के साथ, ये चला जाएगा हमारे पास 10 के साथ, ये चला जाएगा 10 1 ज़र 10, 10 10 ज़र 100। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 10%। तो 10% क्या हुआ है, फ़हद को प्रॉफिट हासिल हुआ है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास है सलमान सेल अ सोफ़ा वेंट विद द कॉस्ट प्राइस ऑफ, जिसकी कॉस्ट प्राइस कहाँ तक थी 6000 और उसने बेचा है उसको 6400 में। कॉफ़ी टेबल था जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 4000 में, उसने खुद ख़रीदा था लेकिन 4200 में उसने उसको बेच दिया था। ऑन विच ट्रांजेक्शन डज ही अर्न अ हाई प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो चले यहाँ पर देखें, हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम सोफ़ा की बात कर लेते हैं क्योंकि सोफ़ा सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन था। सोफ़ा की कॉस्ट प्राइस राइट की, सेलिंग प्राइस राइट की, प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करने का फार्मूला हमें मालूम था। तो उस अकॉर्डिंग सोफ़े से उसे 400 रुपीज़ प्रॉफिट हुए। देन उसको उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले की में पुट की है वैल्यू, तो उसे प्रॉफिट हुआ है 6.67%। ये वो प्रॉफिट उससे हुआ है सोफ़ा सेट से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर कॉफ़ी टेबल। सो कॉफ़ी टेबल को अगर हम देखें तो कॉफ़ी टेबल की हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट उन्होंने फाइंड किया है। तो प्रॉफिट उन्हें हुआ है 200 प्रॉफिट हुए। अब उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं कि किसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना उसको परसेंट में फ़ायदा हुआ है। सो यहाँ पर देखें प्रॉफिट कॉस्ट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट उसको हुआ है 200, कॉस्ट प्राइस ये वो कीमत है जिस कीमत में उसने ख़ुद अपने लिए कॉफ़ी टेबल ख़रीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। सो यहाँ पर आप देखें हमारे पास कटिंग का आसान तरीक़ाकार हम आपको सिखा देते हैं। 200 बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखें 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरोज़ की कटिंग करेंगे। कोशिश किया करें अगर हमारे पास ज़ीरोज़ अवेलेबल है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर प्लेस दोनों पर, तो पहले ज़ीरोज़ की कटिंग करें। ज़ीरोज़ की कटिंग से हमारी जो कटिंग वगैरह होती है या डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वो बड़ी सिंपल हमारे लिए आसान हो जाती है। अब 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 4 आता है 2 के साथ। अब 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 10 आता है हमारे पास 5 के साथ, जिसका मतलब क्या हो चुका है कि हमारे पास क्या आ चुका है 5%। अब यहाँ पर देखिए हमने ये भी बताना था ना, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उसने कौन सी चीज़ के बेचने पर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया कितना। तो यहाँ पर देखें सोफ़ा सेट में उसको हुआ था 6.67 प्रॉफिट एंड यहाँ पर कॉफ़ी टेबल में उसने 5% प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, सो हम ये कहेंगे कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हुआ है, सोफ़ा सेट में। ठीक हो चुका है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट अब हमने जो अगली एग्जांपल सॉल्व करनी है उसमें हम लोगों ने लॉस परसेंटेज को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने कोई चीज़ है जिसमें हमें लॉस हुए तो हमने परसेंटेज में देखना होता है कि कितने फ़ीसद से लॉस हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी सेम उसी तरीके से था जिस तरीके से प्रॉफिट का। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर लॉस है तो इट्स मीन यहाँ पर भी हमने लॉस राइट कर देना, बाकी जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पर सेम है, यानी लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास लॉस परसेंटेज के अकॉर्डिंग है
कह रहे हैं कि महताब ने एक लैंप लिया है जो कि उसकी कीमत थी 1300 में। उसने अपने लिए एक लैंप लिया और वही लैंप उसने अपने पड़ोसियों को, नेबर्स पर बेचा है। तो उसने बेचा है 1000 पर, यानी लिया महंगा था 13 में, बेचा उसने 1000 में। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज, तो उसको कितने परसेंट लॉस हुए। सो कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे, देन सेलिंग प्राइस। लॉस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास, जैसे कि प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से माइनस करते थे, लेकिन लॉस के लिए हम क्या करते हैं, हमारा फार्मूला बन जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखें माइनस की गई है तो हमारे पास क्या आ चुका है 300। अब लॉस परसेंटेज देखेंगे, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 300 बाय 1300 मल्टीप्लाई बाय 100। सो चले यहाँ पर देखें, सबसे पहले 2 ज़ीरो इसके चले जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 2 ज़ीरो यहाँ से गए, 2 ज़ीरो यहाँ से गए। अब 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 को 13 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.07। इट्स मीन कि उसे जो लॉस परसेंटेज थी वो कितनी आ चुकी है, 23.07। यहाँ पर आप लोगों के पास क्विक रेफरेंस में भी यहाँ पर उन्होंने फार्मूलाज दी हुई हैं कि आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। सो कोशिश किया करें ये जो बुक की साइट्स पर ये जो बॉक्सेस बने होते हैं इनको पढ़ लिया करें, क्योंकि यही आपके MCQs में आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि फ़हद ने एक पेंटिंग ख़रीदी है जिसकी कीमत थी 12,000, ठीक हो चुके, और ट्रॉली जो है उसकी कीमत थी 3,000। ही सेल द आइटम फ्रॉम, यानी उसने क्या किया है कि यहाँ पर जो उसकी जो फर्स्ट आइटम था जो कि पेंटिंग थी वो 1200 से उसने 1300 में बेची है, और जो ट्रॉली थी वो 3000 से 25,000 तक, यानी 2500 में उसने बेची है। सो अब हमने बताना है कि कौन सी चीज़ में उसको प्रॉफिट हुआ है और किस में उसको लॉस हुआ है। सबसे पहले हम पेंटिंग की बात करेंगे, पेंटिंग की कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे, देन उसकी सेलिंग प्राइस राइट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले पेंटिंग का जिक्र किया, देन ट्रॉली का जिक्र किया, तो सेलिंग में भी सबसे पहली जो अमाउंट हमारे पास मेंशन है ये हमारे पास होगी पेंटिंग की, और नेक्स्ट होगी हमारे पास ट्रॉली की। सो यहाँ पर देखें हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ख़रीदी हुई कीमत से बेचने की कीमत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पर उसे 1000 क्या हुआ है, प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमें मालूम है, उसमें वैल्यूज पुट की गई हैं, तो हमारे पास आ चुका है 8.33% उसे प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर ट्रॉली की बात की जा रही है। सो ट्रॉली की प्राइस, जिस प्राइस में उसने खुद ट्रॉली खरीदी थी वो थी 3000, उसने बेची है यहाँ पर 2500 में। तो हमें यहाँ से मालूम हो रहा है कि ख़रीदी उसने ज़्यादा पैसे में थी, बेची उसने कम पैसे में, तो इट्स मीन उसे लॉस हुआ है। तो लॉस का फार्मूला हमें मालूम है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सेपरेट कर लेना। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुके हैं ₹500 उससे लॉस हुआ है। जब लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज का यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.67%, यानी ये वो कीमत है जो कि उससे लॉस हुई है ट्रॉली में। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज डिस्काउंट। अभी हमारे पास अगर डिस्काउंट है तो हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना होता है, या किस तरीके से डिस्काउंट की, जैसे अक्सर हम शॉप्स में, मॉल्स में या कहीं पर भी चले जाते हैं तो अक्सर होता है कि हमारे पास यहाँ पर 10% डिस्काउंट है। घी अगर ले तो कहते हैं 25% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, बिस्किट्स, तो हर चीज़ पर आजकल डिस्काउंट आम हो चुका है। सो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल प्राइस से किस तरीके से अगर डिस्काउंट है तो किस कीमत में हमें वो चीज़ मिलती है। ठीक है, सो चले आज हम यहाँ पर सीखेंगे जैसे कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट जो कि हमारे पास यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमारे पास इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस।
यानी ये वो कीमत होती है जो कि एक चीज़ की लगी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिस्किट का डब्बा है जो कि हम बाय कर रहे हैं, वो हमारे पास कितने का है, 100 का है, और यहाँ पर अगर उस पर 10% डिस्काउंट होगा, इट्स मीन 10% डिस्काउंट से मुराद क्या होगा कि उसमें से 100 में से 10 रुपीज़ हमने माइनस करने हैं, यानी डिस्काउंट परसेंटेज में होती है। परसेंटेज से मुराद कि वो 100 में उसकी कीमत 10 उन्होंने माइनस करनी होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे एग्जांपल में इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग को अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। अब यहाँ पर आ जाता है कि डिस्काउंट अगर हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्क रेट। डिस्काउंट रेट और अपने किसके इक्वल होते हैं, डिस्काउंट मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास है, और शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ऑल शर्ट एट द स्टोर। यानी एक दुकानदार है जिसका एक स्टोर है जिसमें उसने अपनी तमाम शर्ट पर 5% डिस्काउंट रख दिया है, जो मार्क प्राइस जो कि अपनी कीमत डिस्काउंट से पहले हर शर्ट पर एक कीमत लिखी होती है 500, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब 500 उनकी कीमत थी, उन पर उन्होंने 5% डिस्काउंट लगा दिया, तो डिस्काउंट के बाद अब वो कितने पैसे में बेचेंगे, और कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सेल प्राइस ऑफ द शर्ट, तो शर्ट की सेल कितने में होगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर जो कीमत गिवन होती है, हम फिर उस कीमत को कॉस्ट प्राइस नहीं कहते, हम कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक हो जाएगा। मार्क प्राइस, डिस्काउंट रेट हमारे पास गिवन थी 5%, हम यहाँ पर डिस्काउंट को फाइंड करें। डिस्काउंट को फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि डिस्काउंट रेट को मार्क प्राइस के साथ जो कीमत यहाँ पर मेंशन होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। सो यहाँ पर देखिए 5% से मुराद क्या होता है, 5/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ। सो यहाँ पर देखें बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है, 2 0 इसके गए, 2 0 इसके गए, तो यहाँ पर हमारे पास 5 5 25, यानी उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया है, हर शर्ट पर 25 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ ₹25। अब हमसे कह रहे हैं कि सेल प्राइस, जब उन्होंने 25 रुपीज़ डिस्काउंट से मुराद उन्होंने माफ़ कर दिए 25 रुपीज़, जब 25 रुपीज़ माफ़ हो चुके हैं तो फिर वो शर्ट कितने कीमत में बेच रहे हैं, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जो हमने फाइंड किया वो हम माइनस करेंगे, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 475 रुपीज़ में वो शर्ट स्टोर में बेची जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द पेयर ऑफ वेसल इफ़ द मार्क प्राइस इज़ ₹4000 एंड दे सोल्ड फॉर ₹3700 टू अ कस्टमर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ना ही कोई डिस्काउंट गिवन है कि कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, ना ही डिस्काउंट रेट गिवन है। सो अगर हमारे पास ये चीज़ें गिवन नहीं होंगी उसके बावजूद भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें मार्क प्राइस और सेल प्राइस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। डिस्काउंट को फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है कि जिस कीमत में शॉप में चीज़ पड़ी हुई है और जिस कीमत में वो बेच रहे हैं, ठीक है, वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 रुपीज़। अब 300 रुपये उन्होंने छोड़े हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिस्काउंट रेट कितना होगा, तो डिस्काउंट को मार्क प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 7.5%। इट्स मीन कि जो चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही थी उन पर डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 7.5%, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400 फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। यानी यहाँ पर देखें सक्सेसिव डिस्काउंट किसे कहते हैं, यानी जब एक डिस्काउंट ऑफर के ऊपर डिस्काउंट जब लग जाता है तो उसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि एक चीज़ है जिस पर पहले से लगा होता है कि वो 10% डिस्काउंट है, लेकिन जब उसके ऊपर दोबारा डिस्काउंट लग जाता है तो हम उसे सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ये सूरत हाल अक्सर हमारे बाज़ार में तब होती है जब कोई चीज़ नहीं बिक रही होती तो वो ऑफ़र लगा देते हैं, लेकिन उसके ऑफ़र लगने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं बिक रही, दुकानदार उस ऑफ़र के ऊपर एक दूसरी ऑफ़र लगा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। आजकल बाज़ार में यही सूरत हाल चल रही होती है कि
एक कपड़े का सूट है, अगर फॉर एग्जांपल वो 2000 में है और अगर वो नहीं बिक रहा तो दुकानदार कहते हैं कि 1800 में, 1800 में अगर वो नहीं बिक रहा तो वो कहते हैं कि अब इसके ऊपर एक दूसरी डिस्काउंट हम लगा देते, चले अब ये सूट 1500 में, ठीक है। यानी एक चीज़ को बेचने के लिए दुकानदार क्या करते हैं, सक्सेसर डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर अब उन्होंने 5% डिस्काउंट दिया। यहाँ पर हमारे पास जो मार्क प्राइस थी वो थी ₹400, सेलिंग प्राइस हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करनी है। सो अब हम किस तरीके से राइट करके प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या था 400 मल्टीप्लाई बाय 90 बाय 100, ठीक हो जाएगा। जैसा कि बुक वालों ने इस एग्जांपल को हमारे लिए कुछ इस तरीके से कर दिया कि हमारे लिए समझने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। जैसा कि हमें अभी डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में पढ़ा था या डिस्काउंट रेट के बारे में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है ₹400, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट रेट सबसे पहले कितना गिवन है 10%। तो अब हम यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पर मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट रेट के साथ। सो जैसे कि हमारे पास मार्क प्राइस कितना है ₹400, डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है 10%। 10% का मतलब क्या होता है कि 10/100, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100 1 ज़र एंड 100 4 ज़र। 4 को हम यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ₹40। इसका मतलब है कि हमारे पास ये आ चुका है 40। तो अब हमने यहाँ पर फाइंड कर लेना है। सो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सेल प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 2 डिस्काउंट थे। सो जैसे कि सेल प्राइस को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, मार्क प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मार्क प्राइस हमारे पास ही ₹400 में से ये 40 जब हम माइनस करेंगे, ₹40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी आ जाएगी ₹360। अब ये 360 अब हमारे पास क्या हो चुकी है, सेल प्राइस थी। अब हमने यहाँ पर सेकंड डिस्काउंट लगाया था तो उसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर मार्क प्राइस हमारे पास हो चुकी है ₹360। डिस्काउंट रेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, फिर हमारे पास था यहाँ पर 5%, ठीक है। सो अब हमारे पास कितना आ चुका है 5%। हम यहाँ पर डिस्काउंट को फाइंड कर लेंगे, यानी हम यहाँ पर मार्क प्राइस को जब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट रेट के साथ, जो कि अब हमारे पास कितना है ₹360 को मल्टीप्लाई कर देना है 5% के साथ। 5% से मुराद क्या होता है 5/100। सो यहाँ पर देखें एक ज़ीरो यहाँ से गया, एक ज़ीरो यहाँ से गया। 5 के टेबल में 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। अब यहाँ पर देखें 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 36 हमारे पास आता है 18 के साथ। इट्स मीन के सेकंड डिस्काउंट जो था उन्होंने कितना दिया है ₹18। अब उसके अकॉर्डिंग अब हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है। सेल प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट। सो सेल प्राइस क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस जो कि अब ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो कीमत थी वो हो चुकी थी हमारे पास ₹360। डिस्काउंट क्या लग चुका था ₹18। जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ₹342। सो अब
पहले डिस्काउंट पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सूट था जिसकी अपनी कीमत पहले 2000 थी, वो नहीं बिक रहा था, तो उन्होंने उस पर डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट लगाने के बाद उसकी कीमत 1800 होगी। 1800 कीमत के बावजूद भी वो नहीं बिक रहा था, उस पर एक दूसरा उन्होंने ऑफ़र लगा दी कि अब ये 1800 का सूट वो कितने में बेच रहे हैं, 1500 में। तो सेम वही सिस्टम यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल में हो रहा है। यानी पहली ऑफ़र के बाद उसकी कीमत हो चुकी थी 360 के बावजूद अगर वो चीज़ नहीं बिक रही थी तो उन्होंने क्या किया, उस पर एक दूसरा डिस्काउंट लगा दिए। दूसरा डिस्काउंट लगाने के बाद अब वो कितनी की हो गई, 342। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर अलाउिंग सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले उस पर था 8%, देन हो चुका था 5%। जो अपनी कीमत उसकी थी वो थी हमारे पास, यानी मार्क प्राइस हमारे पास था 437। डिटरमिन द रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये डिस्काउंट के बाद जो कीमत है ना वो सेल प्राइस हमारे पास बनी, क्योंकि यहाँ पर हमसे डिटरमिन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वो हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। सो यहाँ पर देखें, लेट अस कंसिडर द मार्क प्राइस। हम खुद से कंसिडर करेंगे, जैसे कि हमारे पास जब किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होती तो हम खुद से कंसिडर करते थे 100 में, क्योंकि जब हम यहाँ पर परसेंटेज लगाते हैं, परसेंटेज यहाँ पर हर 100 पर लगती है। ठीक है, सो पहले उन्होंने खुद से कंसिडर किया है कि उसकी मार्क प्राइस लेट कंसिडर 100 रुपीज़ है। जब 100 रुपीज़ थी तो 100 रुपीज़ पर उन्होंने 8% डिस्काउंट दिया है। 8% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा कि 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ₹92 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखें, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कह रहे हैं कि लेट कंसिडर मार्क प्राइस कितने रुपीज़ होगी, तो उनको यहाँ पर गिवन नहीं थी तो उन्होंने खुद से कंसिडर की थी 100, क्योंकि यहाँ पर इनके पास डिस्काउंट रेट गिवन था। फर्स्ट डिस्काउंट रेट इज़ 8%। सो 8% डिस्काउंट रेट था, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है, डिस्काउंट उन्होंने दिया है 100 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 रुपीज़। 92 उन्होंने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जब 92 उन्होंने डिस्काउंट दिया तो अब हमसे कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर उन्होंने आफ्टर, यानी ये कीमत हो चुकी है, यानी फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो कीमत आई थी ना जी, क्योंकि ये हमारा था फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कीमत आ चुकी है 92। अब यहाँ पर आ जाएगा सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 5%। 5% से मुराद क्या हो जाए कि हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा, यहाँ पर देखें ₹92 में से यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है इन्होंने 5% को। ठीक हो जाएगा। सो अब हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सेकंड डिस्काउंट हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, जो कि 92 में से हमने यहाँ पर 5 माइनस करें। जब 92 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹87। ठीक हो जाएगा। यानी पहले डिस्काउंट के बाद जो हमने खुद से कंसिडर किया था मार्क प्राइस, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कीमत 92 थी, सेकंड डिस्काउंट के बाद कीमत हमारे पास हो चुकी है 87। अब हमसे कहा जा रहा है बट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। हालांकि जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जो असल में जो कीमत सेलिंग प्राइस थी वो तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 437। अब हमसे कहा जा रहा है नाउ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट वेयर इज डायरेक्टली एज द मार्क प्राइस। सो इफ़ X इज़ द एक्चुअल मार्क प्राइस, देन अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक्चुअल मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है, एक्चुअल मार्क प्राइस अगर हम X कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पर इसको फाइंड करना है। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 87, सेकंड, यानी 2 बार जब डिस्काउंट लगा है तो उसके बाद 87 हो चुका था। चलिए यहाँ पर जिस तरीके से गिवन, यानी जब हमारे पास हम लोगों ने खुद से फाइंड किया था ना, यहाँ पर डिसिमल को ना देखें, डिसिमल के अलावा मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, 87 रुपीज़ डिस्काउंट पर मार्क प्राइस कितनी थी, 100 थी, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 437। तो उस केस में हमारे पास मार्क प्राइस कितनी होगी, तो हम मार्क प्राइस को यहाँ पर X कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। अब x को हम इस तरफ ले आएंगे और यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं।
तो x जब यहाँ पर आ जाएगा तो 87x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 437। अब जैसे कि हमें x चाहिए तो x के साथ जो भी वैल्यू होती है तो हम उसको उसके साथ से हटा देते हैं। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये दिट्स मीन दूसरी तरफ जाकर उसने डिवाइड हो जाना है। तो यहाँ पर देखें, हम सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 437, 2 ज़ीरो है, इट्स मीन इसके पीछे यहाँ पर 2 ज़ीरो लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय 87। अब हम इसको 87 के साथ यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सॉरी 502.2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 है तो इसको हमने राउंड ऑफ करके ही राइट करना है। तो हम यहाँ पर ₹500 राइट कर देंगे। इट्स मीन कि जो मार्क प्राइस है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, ₹500। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मार्कअप। मार्कअप से मुराद होता है अ सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी। यानी फॉर एग्जांपल हमने बैंक में 1 लाख रुपए रखवाए हैं, कुछ टाइम के बाद बैंक क्या करती है, अगर हमारी अमाउंट लाखों में होती है तो लाखों के हिसाब से उस पर हमें प्रॉफिट देती है, इजाफी पैसे देती है, तो उसे हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, सो चले अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मार्कअप रेट। जैसे कि जो कीमत अगर रखवाई गई है तो उस पर कितने टाइम के बाद कितना पैसा हमें जो बैंक अदा करेगी उसको हम कहते हैं मार्कअप रेट। जैसे कि अगर 1 लाख रुपए है तो बैंक हमें कहती है कि अगर 1 लाख रुपए अगर आप 1 महीने तक हमारे हवाले कर देते हैं तो 1 महीने के बाद हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे या उसके ऊपर हम आपको इजाफी पैसे 10,000 दे देंगे या 1,000 दे देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप रेट। यानी रेट से मुराद किस हिसाब से वो दे रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि हम आपको 10% देंगे महीने के हिसाब से या कुछ सर्टेन टाइम्स हो, तो उसे हम कहते हैं मार्कअप रेट। ठीक है, यानी किस रेट के अकॉर्डिंग वो हमारे पैसे में इजाफी पैसा अपनी तरफ से वो हमें पे करेंगे। सो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल नंबर 10 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मार्कअप ऑन ₹600 फॉर 700 एट अ रेट ऑफ 4% एनम। एनम से मुराद क्या होता है, सालाना। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना गिवन था, ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। अगर 100 रुपीज़ होंगे 1 साल के तो वो देंगे 4 रुपये, और अगर 1 रुपया होगा तो तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या देंगे, 4 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तब। सो उसी अकॉर्डिंग अब हमारे पास ₹600 आ चुका है फॉर अ ईयर। तो जब 600 की बात की जा रही है तो इट्स मीन कि हमने 4/100 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ चुका है 24 रुपीज़। यानी वो हमें 1 साल के लिए 24 रुपये दे रही है, तो 7 साल के लिए कितने देगी, तो 7 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट हमारे पास किसकी आ चुकी है, टोटल मार्कअप फॉर ₹600 फॉर 7 ईयर इज़, यानी अगर हम 600 रुपये को 7 साल के लिए बैंक में रखवा देंगे तो बैंक वाले हमें कितने पैसे इजाफी देंगे, वो देंगे 167 रुपीज़, वो इजाफी देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ चुकी है मार्कअप, यानी उसमें हमारे पास प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम एंड ईयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 100 के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने प्रिंसिपल को P से, रेट को R से एंड टाइम को T से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो चलिए अगर प्रॉफिट फाइंड करेंगे मार्कअप में तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल प्लस मार्कअप करेंगे। मार्कअप अगर हमने फाइंड करें तो इट मीन प्रॉफिट में से प्रिंसिपल को हमने यहाँ पर सेपरेट कर लेना है। सो चले अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम की तरफ। टाइम में हमारे पास क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, यानी एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट और दूसरा होता है उसका टाइम। सो चले अब हम आ जाते हैं आगे। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज गिवन है। अगर हमने टाइम मांगा जाएगा तो हम क्या करेंगे, और अगर रेट मांगा जाएगा तो तब हमने क्या करना है। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। जितना हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे समझेंगे तो उतना हमारे लिए इन फार्मूलाज को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मार्कअप, यानी हम लोगों ने यहाँ पर मार्कअप को फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पर कीमत जो गिवन होगी, जितनी भी कीमत मार्कअप में गिवन होगी उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। टाइम से मुराद क्या होगा, अरसा, चाहे वो महीनों में हो, दिनों में हो या सालों में हो। ठीक है,
रेट हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है वो 2 ईयर्स है और रेट हमारे पास 5% है। सो यहाँ पर देखें प्रिंसिपल भी राइट है, रेट भी राइट है, टाइम भी राइट है, मार्कअप को फाइंड करना है। सो मार्कअप को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 रुपीज़ 25। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि ऑन फाइंड द प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड करना है, जबकि हमारे पास प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट हमारे पास गिवन है। मार्कअप का फार्मूला हमें मालूम है, जो कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टाइम, रेट एंड प्रिंसिपल को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और 100 के साथ हमने डिवाइड कर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, अब तक तो हमारे पास जो टाइम था वो ईयर्स में था, लेकिन जहाँ पर जो टाइम है वो ईयर्स एंड मंथ्स दोनों में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास 1 साल कंप्लीट है, 1 साल कंप्लीट है तो 1 को हम एज अ होल राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 मंथ है, 8 मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, 8/12, ठीक है। 8/12 में यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है 2 के टेबल में, 2 यानी अगर हम 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 4 के टेबल में हमारे पास यहाँ पर 8 आता है 2 के साथ एंड 12 आता है 3 के साथ। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ईयर्स हो चुके हैं, 1 होल 2/3। अब हमने इनको, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर एंड मिक्स फ्रिक्शन, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में यहाँ पर राइट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/3 ईयर्स, यानी 3 1 से 3 + 2 5/3 ईयर्स हो चुके हैं। अब इनको आपस में हमने यहाँ पर इस तरीके से यू मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मार्कअप आ चुका है। अब उसका प्रॉफिट फाइंड करना है, तो इट्स मीन प्रॉफिट प्रिंसिपल में से प्लस मार्कअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है इसका प्रॉफिट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आजकल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के बारे में हर सबको मालूम है कि आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घरों के इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने बिज़नेस की इंश्योरेंस करवाते हैं, स्कूल्स वाले अपने स्कूल्स की इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि एक सर्टेन अमाउंट होती है जो कि बैंक वालों को हम डिपॉजिट करवा लेते हैं कि 25 ईयर्स तक या 15 ईयर्स तक एक सर्टेन टाइम होता है, उस टाइम तक हमारी जितनी ताकत होती है हम उतना अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद हमें फिर वो अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर उससे पहले, अगर स्कूल वाले अगर अपनी स्कूल की इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर उस टाइम ड्यूरेशन से पहले अगर स्कूल ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, बैंक वाले वो अमाउंट जितनी उनकी इंश्योरेंस होती है वो उनको वापस कर देते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक है लाइफ इंश्योरेंस है, एक है हेल्थ इंश्योरेंस है। बस इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाना था वो मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। यानी एक सर्टेन अमाउंट होता है, अगर लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस करवाई होती है और वो टाइम ड्यूरेशन से पहले यानी इंश्योरेंस का कुछ टाइम होता है कि 25 ईयर्स तक या 18 ईयर्स तक वो एक अमाउंट बैंक को डिपॉजिट करवाई जाती है, ताकि कुछ लोगों ने 20-20 लाख की इंश्योरेंस करवाई होती है, कुछ लोगों ने 50 लाख की, कुछ ने करोड़ों की इंश्योरेंस, यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट की इंश्योरेंस करवाते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा वो बैंक में अपनी किस्त के हिसाब से वो जमा करवाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अगर किसी की लाइफ इंश्योरेंस है और वो अपने टाइम से पहले मर जाता है या उसकी सेहत बीमार हो जाता है, तो उससे क्या, बैंक जो होती है उस टाइम से पहले उसको पैसा वगैरह देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको दवाइयों के लिए मिलना। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि मिस्टर आबिद हैज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख की उसने अपने लिए अपनी सेहत की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, जिसके लिए वो सालाना कितना पे कर रहा है, उसका 3% हर साल उसको दे रहे हैं। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ द प्रीमियम बाय मिस्टर आबिद पे एवरी ईयर, तो हर साल वो कितना अमाउंट दे रहे हैं। सो जैसे कि इंश्योरेंस की अमाउंट भी हमें मालूम है, रेट भी हमारे पास गिवन है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमने फाइंड कर, तो इसमें 3% को यहाँ पर 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ चुका है 3000। इसमें 3000 वो हर साल डिपॉजिट जमा करवा रहा है, ठीक है, अपनी इंश्योरेंस के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा व्हीकल इंश्योरेंस, क्योंकि जो अफराद अपनी व्हीकल्स यानी गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो उनका सोर्स ऑफ इनकम तो वहाँ से होता है, तो इसलिए वो उनकी इंश्योरेंस करवाते हैं। सो जैसे कि व्हीकल्स वगैरह का ये सिस्टम होता है कि जितना अरसा उसका ज़्यादा हो जाता है तो उस हिसाब से उसकी कीमत उतनी घट जाती है, क्योंकि जैसे कि गाड़ी वगैरह होती है उसको जितना हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि फर्स्ट डे वो न्यू होती है, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो वो पुरानी होती जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि समीना इंश्योरेंस हर कार
शमीना ने अपनी कार की इंश्योरेंस कराई थी जिसकी कीमत थी 5 लाख, ठीक है। प्रीमियम रेट उसका था 4%। हर साल शमीना जो थी उसके अकॉर्डिंग वो कितने पैसे वो दे रही थी, 5 लाख। एट द 4 सालों तक उसने कितने दिए, 4 सालों तक। एट द बिगनिंग ऑफ द 4th ईयर द डीलर्स टेल हर दैट हर कार इज़ नाउ, यानी 4 साल तक डीलर ने बताया कि अब उसकी कार की कीमत कितनी हो चुकी है, 4,75,000। हाउ मच प्रीमियम डज शी पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो 4 सालों के आखिर तक वो कितनी कीमत देगी। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुकी है, मार्केट वैल्यू ऑफ कार, वो हमारे पास आ चुकी है 5 लाख। रेट हमारे पास था 4% पर ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन 1 ईयर, पहले साल में उसने कितना दिया था, 4% दे रही थी। उसके अकॉर्डिंग उसके पास बन चुका था 20,000, यानी पहले साल वो 20,000 दे रही थी। अगले साल दूसरे साल से 4%, यानी ये जो उसकी अमाउंट थी 4% पर, वो फिर कितना दे रही थी, फिर दूसरे साल से वो दे रही थी हमारे पास फिर 20,000। तीसरे साल से फिर वो कितना दे रही थी, 4% था तो वो दे रही थी 20,000। अब चौथे साल में क्या हो चुका है कि चौथे साल से उन्होंने बताया कि आपकी जो गाड़ी है अब उसकी कीमत चौथे साल से हो चुकी है 4,75,000 हो चुकी है। तो अब जब तक 3 सालों तक तो उसकी कीमत बरकरार थी, चौथे साल से उसकी गाड़ी की कीमत गिर गई है क्योंकि वो इस्तेमाल हो चुकी है, वो पुरानी होना स्टार्ट हो चुकी थी, उसकी कीमत गिर गई थी। उसके अकॉर्डिंग फिर वो कितना कर रही थी, कितना उसके पास आ चुके हैं, अब तक तो अमाउंट 20 थी, लेकिन अब 4 साल के बाद हो चुकी है 19। अब टोटल अमाउंट पेड, अब वो कितना अमाउंट पे कर रही है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 19 करेंगे तो 79,000, यानी हमारे पास आ जाएगा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर, यानी 4 सालों के आखिर में समीना पे 79,000 प्रीमियम, ठीक हो जाएगा। क्योंकि 3 सालों तक तो उसकी कीमत बरकरार थी, चौथे साल से उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी की कीमत अब जब कम हो गई है, जब गाड़ी की कीमत कम हुई तो इसमें उसकी इंश्योरेंस भी कम हो गई है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने जो कीमत जमा कराई है वो हमारे पास आ चुकी है। अब आ जाएगा इनहेरिटेंस यानी जायदाद। जायदाद में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीवी का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, शौहर की जायदाद में बीवी का हिस्सा 1/8 होता है, ठीक है। बेटे को पूरा हिस्सा दिया जाता है और बेटी को बेटे के कंपैरिजन हाफ, यानी अगर बेटे को एक फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट रोटी बेटे को देंगे जायदाद में से, तो उस रोटी का आधा बेटी को देंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि मर गया और उसके बैंक में 50,000 रुपये हैं जो कि हमने डिवाइड करने, एक उसकी बेवा है, 2 उसके बेटे हैं और एक उसकी बेटी है। इस्लामी तरीक़ेकार से जो हमारा इस्लामी तरीक़ेकार है जायदाद को तकसीम करने का, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उसको हमने तकसीम कर। सबसे पहले जब भी जायदाद तकसीम की जाती है तो उस जायदाद का 8वां हिस्सा सबसे पहले बीवी को, जो बेवा होती है या बीवी होती है, उसको दिया जाता है शौहर की जायदाद में से। सो बीवी को यहाँ पर 1/8 उन्होंने दिए। सो 1/8 ऑफ 50,000 हमारे पास कितना आ चुका है, 6,250। अब ये वो कीमत है जो कि हमने यहाँ पर लेफ़्ट अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर लेनी है, तो हमारे पास ये आ चुकी है। अब बीवी के हिस्से के बाद जो जायदाद या जो पैसा रह चुका है वो है 43,750। अब क्या कर लेना है, अब इस अमाउंट को उन्होंने उसके 2 बेटों और एक बेटी में डिवाइड कर, तो हम उसके बच्चों का रेशो कर लेंगे। जैसे कि 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो इट्स मीन 2 सन है, 1 डॉटर है, तो हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि सन 2 है तो यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग था, हम यहाँ पर राइट करेंगे रेशो, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो में जैसे कि 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं तो इट्स मीन बेटी के कंपैरिजन उनको क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। 1 बेटी है तो उसे 1 हिस्सा, 2 बेटे हैं तो बेटी के कंपैरिजन उनको डबल हिस्सा दिया जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। सो पहले यहाँ पर बेटे की बात की जा रही है तो इट्स मीन बेटे को क्या करेंगे, 2/5। यहाँ पर देखें सम ऑफ रेशो उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। शेयर 2 सन है, उनका शेयर यहाँ पर वो फाइंड करें तो 2 सन है तो उन्होंने 2/5 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है।
सो इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, बस हमें इस स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट स्टेप से आपको बताते हैं। बस आप लोगों ने डायरेक्ट ये राइट कर लेना है कि शेयर ऑफ सन राइट कर दे। शेयर ऑफ सन के सामने 2/5, क्योंकि बेटी की कंपैरिजन डबल होता है, तो इसलिए हमने बेटी को 1 और बेटे को 2/5 के साथ राइट कर लेना, मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट थी। जब हम इस तरीके से इनको राइट करेंगे तो हमारे पास सन का शेयर कितना आ जाएगा, सन का शेयर हमारे पास आ जाएगा ₹17,500। इसी तरीके से शेयर ऑफ डॉटर, तो डॉटर एक थी तो इसकी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 43,750 करेंगे तो ये हमारे पास आ चुका है बेटी का शेयर। अब आ चुका है डिवाइडिंग इन गिवन रेशियो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिवाइड 1000 अमंग, यानी हमारे पास यहाँ पर 10,000 गिवन है। कहा जा रहा है कि ये 10,000 हमने किस में डिवाइड करना है, अरफान, एहसन, आसिम में। अरफान का जो रेशियो है वो 2 है, एहसन का रेशियो 3 है, आसिम का रेशियो 5 है। सो सबसे पहले टोटल अमाउंट राइट कर देंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं उनको हमने यहाँ पर सम ऑफ शेयर राइट कर लें तब भी, या सम ऑफ रेशियो राइट कर लें। यहाँ पर सम ऑफ रेशियो के सामने आप ये राइट कर सकें 2 + 3 + 5 = 10। अब जैसे कि अरफान का शेयर हमारे पास 2 था, इसमें 2/10 के अकॉर्डिंग इन्होंने किया, तो इस तरीके से इनका आ चुका है। एहसन का 3 था, आसिम का 5 था, उसके अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट थी, अरफान को 2,000 मिला है, एहसन को 3 मिला है और आसिम को 5,000 मिला है। अब पार्टनरशिप पर आ जाती है कि जैसे कि कोई कारोबार होता है जिसको स्टार्ट जब भी किया जाता है तो उसमें पार्टनर्स होते हैं। जैसे कि 2 दोस्त हैं, अगर वो कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो एक के पास जितना अमाउंट है, दूसरे के पास जितना कम अमाउंट है, तो वो क्या करते हैं, दोनों अपना अपना अमाउंट एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इन्वेस्ट करते हैं तो जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट के, अगर जिसके ज़्यादा पैसे होंगे इसमें उसे मुनाफा, उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, उससे लॉस भी ज़्यादा होगा। जिसके पैसे कम होंगे उसके पैसों के अकॉर्डिंग उससे प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि अली एंड ज़िया इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। उन दोनों ने बराबर की अमाउंट स्टार्ट की थी। द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी एक महीने के आखिर में उन दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ है, 54,200 का। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द अर्न प्रॉफिट, तो जैसे कि दोनों की कीमत बराबर थी तो जो मुनाफा आया तो वो उन दोनों में बराबर तकसीम होना चाहिए। बराबर तकसीम का मतलब क्या होगा कि हमने इनको 2 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आ चुका है 27,100, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ज़िया और अली दोनों आपस में कितनी कीमत उसको जब तकसीम करेंगे तो ज़िया को भी 27,100 मिलेगा और अली को भी 27,100 मिलेगा। सो देखें, सबसे पहले यहाँ पर इसकी 3 ज़ीरो कट गए, इसकी भी 3 ज़ीरो काट दिए, इसके भी 3 ज़ीरो काट दिए, यानी हमने जो भी कटिंग करनी है तीनों के साथ सेम करनी। अब ये हमारे पास बच चुका है 120 रेशो 135 रेशो 150। अब देखें 5 के टेबल में 120 कब आता है, 5 के टेबल में 120 हमारे पास 24 के साथ आता है। 5 के टेबल में हमारे पास 135 27 के साथ आता है। 5 के टेबल में 150 हमारे पास आता है 30 के साथ। ठीक हो जाएगा। अब देखें ये तीनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 के टेबल में 24 आता है 8 के साथ, 3 के टेबल में 27 आता है 9 के साथ एंड 3 के टेबल में 30 आता है 10 के साथ। सो इस तरीके से बुक वालों ने डायरेक्ट 8 रेशो 9 रेशो 10 लिखा हुआ, तो मैंने आप लोग को समझा दिए। सबसे पहले तीनों के ज़ीरोस काट दिए, देन फिर 5 के साथ पहले ज़ीरोस की कटिंग की है, देन हम लोगों ने 5 के साथ जब इनको डिवाइड किया है, जब 5 के साथ डिवाइड किया तो ये आंसर आया। अब हमने क्या किया, डिवाइड बाय 3, जब 3 के साथ डिवाइड किया इनको तो ये आंसर हमारे पास आया। ठीक है, जैसे कि इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास रेशो कौन थी, फर्स्ट रेशो हमारे पास रानिया की थी, देन अलीना की थी एंड देन लुबना की थी। सो उनकी रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अब प्रॉफिट हमारे पास था उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सबसे पहले यानी ये हमारे पास जो 27 है ना, ये इसी रेशो का सम है, यानी 8 + 9 + 10 करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने सम ऑफ रेशो नहीं लिखा। ठीक हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये आ चुका है, तो अब हमें मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट था उसको 8/7 27 के साथ करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अलीना का यहाँ पर रेशो 9 था, इट्स मीन 9/27 करेंगे। एंड लुबना का 10 था, तो इस तरीके से इनकी अमाउंट्स हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 जो कि हमारी लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर नंबर 5 की। यहाँ पर कह रहे हैं ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग। अब तक हमारे पास नाम थे, लेकिन अब उन्होंने ए बी एंड सी के साथ 3 पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ए की इन्वेस्टमेंट ये है, बी की ये है और सी की हमारे पास ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹4,05,000। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनका रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने का तरीक़ाकार मैंने अब आपको सिखा दिया था। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास जो अमाउंट है, सबसे पहले हम अपनी अमाउंट्स को यहाँ पर राइट कर लेते हैं। जैसे कि एक अमाउंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो इसके 3 ज़ीरो गए, इसके 3 ज़ीरो गए, इसके 3 ज़ीरो गए। यहाँ से आ चुका है हमारे पास 35, यहाँ से आ चुका है 45 और यहाँ से आ चुके हैं हमारे पास 55। सो यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 35 आता है 7 के साथ, ये आता है 9 के साथ और ये आता है 11। यानी हमारे पास ये ए का रेशो है, ये बी का है और ये सी का रेशो हमारे पास आ चुका है। अब हम इस रेशो का सम कर लेते हैं। सेवन है पहले, 7 + 9 + 11 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये रेशो है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। सो यहाँ पर देखिए रेशो का सम हमारे पास 27 आए। बुक वालों ने एक स्टेप मिस किया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, रेशो आ चुका है, देन आप राइट करेंगे जिस तरीके से मैंने रजिस्टर में आपको शो किया। रेशो का सम लेंगे, सम के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ए का शेयर, बी का शेयर एंड सी का शेयर फाइंड करें। वरना आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि 27 कहाँ से है। 27 हमारे पास क्या है, रेशो का सम है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ये सिखाया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए ए बी एंड सी का रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग उनके शेयर्स आ चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और अपने क्लास फेलो एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।